जंग 4 अक्षरों से बना एक शब्द है जिसे सुनकर कई लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इस शब्द के पीछे है करोड़ों लोगों की बेवजह मौत और अनगिनत तबाही। आज की कहानी भी जंग के ऊपर है जो साल 1966 में घटित हुई थी। जगह थी वियतनाम और सामने थी अमेरिका की विशाल सेना। लेकिन उस विशाल सेना के भी पसीने छूट चुके थे। वो कैसे, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वियतनाम में मौजूद अमेरिकन बेस को दिखाते हुए, जहां मौजूद जनरल कैप्टन मोरा को बुलाकर बताते हैं कि तुम्हें मैं एक जगह भेज रहा हूं जहां हमारा एक खास उपकरण है। अगर वो गलती से भी किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो संभावना ये हो सकती है कि हम ये जंग हार भी जाएं, क्योंकि उसमें हमारे हथियारों की सूची है। इसीलिए फौरन उसे किसी महफूज जगह पर सुरक्षित कर दो। अब कैप्टन तैयार होता है, इसीलिए वो सीधा निकलता है एरोगाना नाम की जगह पर, जहां पहले से सैनिकों की एक टुकड़ी मौजूद थी। वहां लैंड करने पर उसे एकरमैन नाम के सैनिक मिलता है जो पेशे से इंजीनियर था और सारी लैंडमाइन वगैरह को बिछाने का काम किया करता है। इसीलिए यहाँ पर उसे हेड बना दिया गया है। लेकिन कोई भी उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो उम्र में छोटा है, जिससे उसके साथियों को लगता है कि उन्हें वो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो कि उसे मिल चुकी है। अब कैप्टन उनसे पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई पैकेज डिलीवर हुआ है, वो भी अनऑफिशियल तरीके से। लेकिन वो इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी डिलीवर होगा तो वो सबसे पहले उन्हें ही बताएगा। इसीलिए अब वो जाकर अपने साथियों से पूछता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी यहाँ उसकी इज्जत नहीं करता, इसीलिए सभी उसकी बात पर कोई गौर नहीं करते। लेकिन फिर भी एकरमैन अपने काम करता है और इस दौरान हम देखते हैं कि 2 लोग धीरे धीरे करके इनके कैंप के करीब आ रहे हैं और साथ में वो माइन के वायर को भी कट करते जा रहे हैं। इस बीच एकरमैन को उनके पास आकर भी वही सवाल करता है, पर वो फिर भी इनकार कर देता है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, इसीलिए वो खड़े होकर उनसे कहता है अगर वो अमेरिकन है तो खड़े हो जाए, वरना वो शूट कर देगा। तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये उस पैकेज की डिलीवरी करने के लिए आए थे जिसे पाने की जद्दोजहद में सुबह से एकरमैन लगा हुआ है, पर अब उसे ये मिल गया तो वो सीधा लेकर कैप्टन को देता है और वो फौरन जनरल को कॉल करके इत्तिला कर देते हैं कि हमें वो मिल चुका है जिसकी आपको तलाश थी। अब वो उसे ऑर्डर देते हैं कि उसे खोलो और मुझे बताओ कि उसमें क्या लिखा है। अब जब कैप्टन उसे खोलते हैं तो उसके अंदर कोड्स वर्ड में लिखा था, जिसे इतना जल्दी अनकोड कर पाना तो असंभव है। इसीलिए जनरल उसे कल तक का टाइम देते हैं। कैंप में अब इस बात पर हलचल बढ़ने लगी है कि कैप्टन बहुत ही गर्म दिमाग का आदमी है, इसीलिए हमें उसकी बात को मानना नहीं चाहिए। पर उसे ज्यादा तो इन्हें एकरमैन से चिढ़न थी, क्योंकि वो अब बस उन्हीं के आगे पीछे घूम रहा था ताकि उसे प्रमोशन मिल सके, और अगर ऐसा हुआ तो वो हम सभी से बदला लेगा। इसीलिए हमें कुछ करना होगा। यानी कि अब आर्मी के अंदर ही सिविल वॉर शुरू हो चुका है। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, लेकिन किसी को भी खाना पसंद नहीं आता। तो एकरमैन कहता है कि हम यहाँ अपने देश की सेवा करने के लिए आए, ताकि हमारे देश के लोग आराम से सो सके, और तुम लोग खाने की बुराई कर रहे हो, जो मिला है उसे चुपचाप खा लो। पर सभी उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं, ये कहकर कि वो सिर्फ कैप्टन की चापलूसी करता है। तभी अचानक से इन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला शुरू हो जाता है। बारिश की बूंदियों की तरह इन पर गोलियां बरसना शुरू हो गई थी, जिसमें इनके काफी साथी मारे जाते हैं, क्योंकि हमला अचानक से हुआ था। इसीलिए इन्हें समझने और सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे करके अमेरिकन भी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिससे कि दुश्मन पीछे हटने लगा है। इस दौरान एकरमैन भी खुद को बचाने की कोशिश में इधर से उधर भागे जा रहा है, जो देख कैप्टन उसे बंदूक उठाकर सामना करने को कहते हैं। तो एक जवान है, ऐसे भागकर काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो भी लड़ना शुरू करता और कुछ इस तरह से ये सभी कामयाब हो जाते हैं दुश्मनों को पीछे खदेड़ने में। लेकिन ये जीत कर भी हार गए थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सभी जिस काम के लिए आए थे वो तो करके चले गए। दरअसल उन्हें उसी उपकरण की जरूरत थी, यानी कि उस पार्सल की जिसके अंदर कुछ ऐसे राज थे जो अमेरिकन आर्मी के लिए कलंक बन सकते हैं, जिसे ले जाने में वो कामयाब हो गया। और ये देखकर कैप्टन तो गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो फौरन जनरल को फोन घुमाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो चारों तरफ से अचानक से आए थे, लेकिन हमने उनका डटकर सामना किया। लेकिन वो उस पार्सल को ले गए तो जनरल उसे उन दुश्मनों की लोकेशन पूछता है, परंतु कैप्टन को इस जंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाते हैं। पर जनरल जानते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास मिलन नाम का शख्स भेज रहा हूँ। उसे सब कुछ पता है उस जंगल के बारे में, इसीलिए तुम उसकी मदद लो और जितनी जल्दी हो सके उस पार्सल को या तो हासिल करो या फिर नस्तनाबूद कर दो। कुछ समय के बाद मिलर की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में काफी खतरनाक था। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात कैप्टन से होती है, जिन्हें वो कहता है कि उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ पहले से पता है और इसीलिए अब मैं ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सभी को मानना होगा।
कैप्टन तैयार थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जितने भी मारे गए सैनिक थे उन्हें एक लाइन में लेटा दिया जाता है, जिसके बाद मिलर अपने कुत्ते के साथ वहां आता है जो उन लाशों को सूंघकर एक दिशा की ओर इशारा करता है। इससे मिलर समझ गया था कि अब उसे आगे क्या करना है। वो कैप्टन को जानकारी देता है कि उसे जवानों की 3 टुकड़ी चाहिए जिसे लेकर वो जंगल में जाएगा ताकि जल्द से जल्द उस बाइंडर को ढूंढ सके, यानी कि उस उपकरण को जिसके साथ वो पार्सल भी था। कैप्टन मान जाता है, उसे 3 टुकड़ी देता है जिसे लेकर अब वो जंगल में चला गया। बीच में कुछ जवान आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हें ये बंदा बड़ा ही बेकार लग रहा है क्योंकि ऐसे समय पर जंगल में आना सुरक्षित नहीं है, पर क्या वो मजबूर है? उन्हें ऑर्डर तो सुनना ही होगा। ये लोग आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन पर दुश्मनों द्वारा हमला हो जाता है क्योंकि वो घात लगाए बैठे थे। लेकिन इस बार मिलर इनके साथ था जिसे ऐसे हालातों को अच्छे खासा तजुर्बा था। वो सभी को अलग अलग कर देता है जिससे वो लोग ज्यादा चीजों को और ज्यादा दूर तक एक साथ देख पाते हैं। इसी टेक्निक के चलते वो कुछ ही मिनटों में अपने दुश्मनों को साफ कर देते हैं और फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सिलसिला यूं ही चलता रहता है, पर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर इन्हें कुछ अविश्वसनीय दिखाई देता है। ये एक टनल थी जो वियतनामी द्वारा बनाई गई थी। इसे देखकर मिलर सभी को बताता है कि इसी के अंदर दुश्मन छुपे हैं और हमारे बाइंडर भी इसी में है, और इसीलिए मैं एकरमैन की टुकड़ी को नीचे भेज रहा हूं ताकि वो नक्शा बनाकर लाए जिससे हमें मदद हो किसी भी समय एस्केप करने की। बाकी की 2 टुकड़ी मेरे साथ ऊपर रहेगी ताकि अगर कोई ऊंच नीच हो तो हम उसके जवाबी कार्रवाई कर सकें। दरअसल यहाँ एक दिक्कत थी, जो एकरमैन था वो तो सेना में एक इंजीनियर के पद पर था, इसीलिए उसे बंदूक चलाने का कुछ खास अनुभव नहीं था। पर फिर भी वो नीचे उतरता है ये जानते हुए कि नीचे उसकी मौत की कहानी लिख सकती है। लेकिन क्या करे बेचारा, ऑर्डर है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये सुरंग असल में 1966 में बनी हुई वियतनाम वॉर की सबसे बड़ी ताकत थी। इन जंगलों के नीचे इसका पूरा जाल बिछा हुआ था और इसी के बलबूते में वियतनामी आर्मी ने इतने समय तक यूएस आर्मी की आंखों में धूल झोंका और उन्हें पता तक नहीं चला। खैर, अब धीरे धीरे करके सभी नीचे उतरना शुरू करते हैं। अंधेरा बहुत था, ऊपर से अब बारिश भी हो चुकी है, इसीलिए सुरंग में नमी के कारण कीड़े भरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन्हें फिर भी आगे बढ़ते रहना होगा। तो वहीं ऊपर मिलर एक टुकड़ी के साथ आसपास की जगहों को गश्त लगाता है ताकि कहीं उसे कुछ और वियतनामी मिल जाए या फिर कुछ और मतलब की चीज। इस बीच जनरल के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि हमें एक टनल मिली है जिसका जाल काफी लंबा, लेकिन यह सुनिश्चित है कि उसके अंदर ही दुश्मन है जिनके पास बाइंडर है और इसे हम 3 घंटे के भीतर ढूंढ लेंगे। जो सुन जनरल कहता है कि ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, उन सारे सुरंगों को सिरों पर बारूद लगा दो ताकि 3 घंटे बाद वो अपने आप फट जाएं और सारी सुरंगें ढह जाएं। और इसके लिए कॉकलर मान जाता है और असला बारूद लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उन्हें वो सारे मिले थे। वहीं वो उन बारूदों को लगा देता है। नीचे एकरमैन की टुकड़ी अभी भी उस अंधेरे में आगे बढ़ रही है, पर उनके सामने 2 रास्ते आ चुके हैं। इसीलिए एकरमैन कहता है कि हमें अब 2 अलग अलग हिस्सों में जाना होगा, इससे हम ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए अब नवीन अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर एक ओर चला जाता है और एकरमैन अपने कुछ लोगों के साथ दूसरी दिशा में जाता है। अब दोनों ही टुकड़ी धीरे धीरे करके अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी। तभी एकरमैन के साथ मौजूद एक साथी को एक जहरीला कीड़ा काट लेता है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और फौरन ऊपर जाने की बात करता है। पर एकरमैन उसे समझाता है कि अभी ये मुमकिन नहीं है, पर हाँ, जैसे ही आगे कोई रास्ता आएगा मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगा, वादा है मेरा। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी टुकड़ी उसके साथ तो काफी बुरा होता है। वो इस बात से अनजान होती है कि इतनी भी आसानी से तो दुश्मनों ने इस सुरंग को बनाया नहीं होगा, जरूर कुछ इसमें जाल तो बिछा ही होगा। ऐसी एक जाल में एक सैनिक गिर जाता है और सभी को लगता है कि ये बस एक खाई होगी, लेकिन असल में उसमें बड़े बड़े नुकीले नुकीले लोहे लगाए थे जो उस सैनिक के शरीर के आर पार हो जाते हैं और वो वहीं मारा जाता है। पर अभी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और डटे रहते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें एक मुआयना मिल जाता है, यानी कि वो जगह जहाँ पर थोड़ा आराम किया जाता है। वहीं कोल को कुछ दुश्मन आराम करते दिखाई देते हैं तो वो फौरन उन पर टूट पड़ता है। हालांकि उन्होंने सभी को मार गिराया, लेकिन कोल को चाकू लग गया जिसे इतना गहरा जख्म बन गया कि वो और आगे चलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए उसने नवीन से कहा कि तुम चले जाओ, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची। नवीन ने उसे बहुत समझाया, हो सकता है कि आगे जाने पर हमें कोई रास्ता मिल जाए, बाहर जाने का तो तुम्हारी जान बच सकती है। पर मरने वाले शख्स को पता चल जाता है कि अब वो मरने वाला है, इसीलिए कोशिश करना बेकार है। वहीं ऊपर मिलर और उसके साथ के बाकी लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी तरह करके कुछ और लोगों को मार कर गिरा सके। पर यहाँ नीचे अब हालत बिगड़ने लगी है क्योंकि समय बीतने लगा है। तभी एकरमैन को खाने के पीछे एक अड्डा मिलता है जहां पर वो उस बैरन को ढूंढना शुरू करता है। इतने में नवीन भी वहां पहुंच चुका था, जिसने बताया कि उसके सारे साथ मारे जा चुके हैं, सिर्फ वही बचा। तब तक इन्हें यह भी पता चल चुका था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए एकरमैन बाहर निकलने को कहता है। इतने में अचानक एक दुश्मन इनके साथी को मारने ही वाला होता है।
वो तो सही समय पर इन्होंने देख लिया, इसीलिए वो उसे मार गिराते हैं। कुछ मील और आगे जाने पर इन्हें एक मुआयना मिलता है, यानी कि बाहर निकलने का रास्ता, पर उसके गेट पर 2 दुश्मन तैनात ही थे, जिन्हें देखकर एकरमैन ने सभी को रुकने का कहा क्योंकि वो खुद ही अकेले आगे बढ़ेगा। उसने उनके स्मोक से पता लगा लिया कि वो किस दिशा में बैठे हैं, इसीलिए वहीं थोड़ी हलचल की और जैसे ही एक ने गेट खोला उसी समय वो मारा गया। अब जब तक दूसरा वाला आता तब तक वहां मिलर पहुंच गया था, जिसने उसे मार गिराया और फिर सभी को बाहर आने को कहा। मिलर ने तुरंत ही पूछा कि क्या तुम्हें वो मिला, पर एकरमैन गर्दन हिलाकर ना में जवाब देता है। पर यहाँ मिलर इन सभी से कहता है कि अभी थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद फिर अंदर जाना है क्योंकि तुम्हें अपना काम जो पूरा करना है। किसी को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा किया तो उन्हें सजा मिलेगी। आराम का समय खत्म हो जाने के बाद एकरमैन अपने लोगों के साथ फिर से नीचे उतरता है और काम पर लग जाता है। तभी इन्हें कॉकलर मिलता है जो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो इन्हें देखकर हैरान था कि आखिर वो दोबारा यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें फौरन बाहर निकलना चाहिए। तो एकरमैन कहता है कि हम बैरन को ढूंढ रहे हैं। तो कॉकलर उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैंने सुना तुम इंजीनियर हो, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसने जवाब में कहा कि मुझे नक्शा बनाने के लिए भेजा गया और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बंदूक भी उठाऊंगा। उसके जवाब को सुनकर वो हंसने लगता है और कहा कि तुम्हें सिर्फ वो लोग चारा बना रहे, परंतु मैं तुम सभी के साथ मरने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद ये लोग आगे बढ़ते ही इन्हें कुछ घायल सैनिक मिले जो कि वियतनामी थे, जिन्हें एकरमैन नहीं मारता क्योंकि वो पहले से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे। उन्हें तो बाइनर को ढूंढना है। इस बीच हम कॉकलर को भी देखते हैं जो आगे जाते जाते एक जगह पर फंस जाता और एक धमाके के कारण वहीं मारा जाता है। अगर साथ रहता तो क्या पता वो बच जाता, लेकिन ज्यादा चालाकी ने उसकी जान ले ली। इधर अभी तलाश जा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ऊपर से वो बारूद भी फटने लगा जो कॉकलर ने लगाया था। इसमें एकरमैन के कई साथी मारे जाते हैं, सिर्फ बचता है तो एक। इसीलिए वो कहता है कि हमें ऊपर जाना चाहिए क्योंकि जिस चीज की तलाश में हम आए थे वो शायद यहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए इन्होंने हम आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे करके सुरंग ढहना शुरू हो गई। दूसरे सीन में कैप्टन जनरल को बताता है कि हमारी एक टुकड़ी अभी भी नीचे फंसी हुई है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, उन सुरंगों को खत्म कर दो जितनी जल्दी हो सके। हालांकि कैप्टन उसकी इस बात से राजी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बात का जवाब हाँ में देना पड़ता है। एक मोड़ पर जब ये लोग रुके तो इन्हें एक स्पेस दिखाई दी जहाँ इन्हें एक साथी को बंदी बनाया गया था और वहीं वो चीज भी रखी जिसे इन्हें तलाश थी, यानी कि वो सीक्रेट पार्सल। इसीलिए अब एकरमैन फौरन उस अकेले सिपाही पर धावा बोलता है। ये 2 थे, वो 1 थे, इसीलिए आसानी से उसे मार गिराते हैं और फिर अपने घायल जवान को आजाद करके उस पार्सल को लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तीनों ही ऊपर आ गए। इनके हाथ में वो फाइल भी है जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश है। कैप्टन भी फौरन जनरल को बता देते हैं जो उसे बड़ा ही अजीब ऑर्डर देते हैं कि अब उसे जला दो क्योंकि हमारे वो किसी काम का नहीं है, बस वो दुश्मनों के हाथ ना लगना चाहिए। जब बाहर बैठा घायल एकरमैन ने देखा कि वो लोग उस फाइल को जला रहे हैं तो उसे भिड़ जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जनरल उसे कॉल करके बताता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सराहनीय है, लेकिन यह फाइल बहुत ही कीमती है, इसीलिए इसे जलाना ही बेहतर है। पर एकरमैन कहता है इस फाइल के लिए मेरे दोस्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो जनरल उससे कहते हैं मुझे पता है, पर यही एक सोल्जर की निशानी होती है। तुम्हारे दोस्त शहीद हुए, इसकी मैं इज्जत करता हूँ, पर ये 7 पेपर हमारी हार की वजह बन सकते हैं, इसीलिए इसे जला देना ही बेहतर है हमारे लिए। एकरमैन कुछ नहीं कहता और बस चुपचाप अपने आखिर 2 घायल साथियों के साथ वहीं बैठा रहता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।